लोअर हाफ ऑफ टिबिया पे क्या होगा यहाँ पे? ये तो हड्डी है, ये तो रगड़ खाएगी। जैसे रिमेम्बर ओलिक्रोनन प्रोसेस, जब टेबल पर रख के लोग बैठे रहते हैं 1-2 घंटे, तो हो जाता है स्टूडेंट्स एल्बो। इसी तरह से अगर ये हड्डी खुली रहेगी यहाँ पे स्किन के नीचे, तो बहुत से लोग घुटनों के बल जो चलते हैं, उनके घुटने बिल्कुल रगड़ जाएंगे, स्किन उतर जाएगी यहाँ से। तो फिर इसका बचाव कैसे किया जाता है? यहाँ पे एक सैशेट रखा जाता है, सैशेट, और उसमें भरा होता है जेल। इसको क्या कहेंगे? जल्दी बताओ भाई। बरसा। यस। ऐसी जगहों पे जहां हड्डी को रगड़ खाने की चांसेस हैं, वहां पे एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जेलिटिनस फ्लूइड वाला सैशेट रख दिया जाता है कि रगड़ ना आए। तो ये हो जाएगा इंफ्रापटेलर बर्सा, सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा। ये इतना बड़ा सा बर्सा है, ठीक है। तो ये लिगामेंटम पटेली को भी कवर कर लेगा, और लोअर पोर्शन ऑफ टिबिया जो कि खुला हुआ है, स्किन के नीचे रगड़ खाएगा, इसलिए उसको भी कवर कर लेगा। अब समझ में आई बात ये? तो दिस वाज अबाउट इंफ्रापटेलर बर्सा। द ब्लू कलर थिंग आई हैव ड्रॉन इज इंफ्रापटेलर बर्सा। सुपरफिशियल, क्योंकि एक डीप भी होता है, इसलिए बता दिया। डीप वाला कहां पाया जाएगा? यहां पाया जाएगा, अंदर की तरफ, लिगामेंटम पटेली के नीचे डीप। ये हो गया डीप इंफ्रापटेलर बर्सा। यहां बाहर की तरफ होगा सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा। ये बताओ, ये इंफ्रापटेलर बर्सा जो है, इसमें सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दर्द होगा, लाल पड़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंसान को इसको छूने से दर्द होगा। ये ऐसी कंडीशन किन लोगों में ज्यादा कॉमन होगी? हाँ जी, किसमें? आर्थराइटिस पेशेंट। आर्थराइटिस जो है वो हमेशा इंट्रा आर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज से रिलेटेड है चीज। वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट बर्सा दैट इज आउटसाइड द जॉइंट एंड इट इज below the patella, and that's why it's called superficial infrapatellar bursa. तो अगर इसकी बर्साइटिस कहते हैं, बर्साइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा. So what I'm talking and asking is about what are the occupational hazard, or you can say what are those people who can easily suffer from this infrapatellar bursitis? कौन लोग होंगे ये? क्लर्जी मैम। क्लर्जी मैन किसे कहते हैं? लाइक जो प्रीस्ट होते हैं, जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं वो। प्रीस्ट की बात नहीं, आम आदमी भी जब प्रार्थना करता है तो बहुत से लोग घुटनों के बल खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो घुटनों के बल अगर आप खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये वाला पोर्शन जो टिबिया का लोअर पोर्शन है, टिबियल टिब्रोस्टी का, वो जमीन पे टिकेगा। समझ में आ रही? ये उन पोजीशंस की बात हो रही है तुम्हें, ताकि समझ में आए कि ये टच कहाँ होता है। इफ यू स्टैंड ऑन योर नीज फॉर प्रेइंग या और कोई एक्टिविटी जिसमें आपको घुटने के बल खड़े होना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये सूजन में आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लर्जीमैन्स नी। अब देखो, एक बरसा यहाँ पे यहां होता है, ये बरसा जो है ये पटेला के ऊपर रखा होता है। ये भी एक सैशेट है, इसके अंदर भरा हुआ है जिलेटिनस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ताकि पटेला अगर जमीन पे टच हो तो रगड़ ना खाए पटेला, और स्किन पटेला के ऊपर जो है वो उतरने ना लगे। तो अंदर की तरफ एक ये थैली रख दी जाती है, इसमें जिलेटिन होता है, मांस होता है लुब्रिकेटिंग, एंड दिस बर्सा विल बी कॉल्ड प्री पटेलर बर्सा। पटेला के सामने है ये, पटेला के ऊपर है ये, तो दिस इज कॉल्ड प्री पटेलर बर्सा। पटेला भूल तो नहीं गए कहां पर है? ये है पटेला, यस पटेला ये है, पटेला के ऊपर रखा हुआ है बरसा। ये प्री पटेलर बरसा जो है किन लोगों में ज्यादा रगड़ खाएगा जमीन पे? हाउसमेड आजकल जो है वाइपर से सफाई करती हैं, और या एक लंबी वाली झाड़ू से करते हैं। घुटनों के बल कोई स्वीपर या कोई मेड काम नहीं करती। पहले हुआ करता था कि जब हाउसमेट से कहा जाता था कि बेड के नीचे झाड़ू डाल के निकालो, बेड के नीचे अक्सर कूड़ा जमा रहता था,
तो बेड के नीचे जब घुसता है कोई, जैसे क्लर्जीमैन और हाउसमेट का फर्क बता रहे हैं, क्लर्जीमैन घुटने पे खड़ा हुआ है, ये क्या है, घुटने पे खड़ी तो हुई लेकिन और बेंट हो गई, बेंट होके बेड के नीचे घुस गई, जिससे कि हाथ डाल के बेड के नीचे की सफाई करी जा सके। तो अब क्या होगा कि इंफ्रा पटेलर नहीं बल्कि प्री पटेलर टच हो जाएगा जमीन पे। इस वजह से इसको हाउस मेड नी कहते हैं। वेरी रेयरली कोई बेड के नीचे घुस के सफाई करती है मेड आजकल, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया है, याद रहे, that is that position in which this bursa comes in touch with the ground. So that's like, pre-patellar bursitis is also called housemaid's knee. ठीक। अब देखो, ये तो मैंने इन्फ्लेमेशन की बात बताई। इन्फ्लेमेशन होता है सूजन होने का। एक चीज होती विदरिंग एंड टीयरिंग से इंसान के सूजन आ जाए, जैसे मैंने बताया गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो। जल्दी से बताओ, गोल्फर्स एल्बो किसे कहते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल में बिल्कुल गलत जवाब है। मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस इज गोल्फर्स एल्बो, लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस इज टेनिस एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो इज ओलिक्रोनन बर्साइटिस। तो अब ये बात आ रही है कि ये सारी जो हैं ये विदर एंड टियर एंड स्ट्रेच वाले इन्फ्लेमेशन है, लेकिन एक ऐसी सूजन भी होती है जहां इन्फेक्शन की वजह से सूजन है, बैक्टीरिया घुस जाए अगर, ठीक है, इन्फेक्शन वाले कॉज की वजह से भी सूजन आती है। तो घुटनों के बल चलने वाले कुछ और लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं। माइंस जो होते हैं जमीन के नीचे गड्ढे खोदते हैं, उसमें माइंस के अंदर जा जाके लोग अपना कोयला निकालने का जो काम होता है, डिगिंग एंड गोइंग इनसाइड, जो टनल बनाते हैं जमीन के नीचे। तो कहीं ना कहीं ये माइंस के अंदर घुस के जो लोग काम करते हैं वो घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर जाते हैं, तो उनमें भी पटेला दबता है नीचे। अब क्या है कि दबेगा, रगड़ खाएगा तो इन्फ्लेमेटरी कॉज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई उसमें इन्फेक्शन चला गया तो फिर वो इन्फेक्टिव कॉज होगा, तो उसमें क्या होगा, सूजन तो होगी, पस भी पड़ जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन विद पस, एब्सेस अगर बन जाए तो वो कॉज हो जाएगा इन्फेक्टिव कॉज। इस तरह के नीज में ये इंफ्रा पटेलर के बाद ये जो अंदर रखा है ना, ये डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा है, यहां तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, नहीं तो सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बर्सा में अगर इन्फेक्शन हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड माइनर्स नी। ठीक है, तो माइनर्स नी समझ में आया, हाउसमेट्स नी हो गया, क्लर्जीमेंस नी हो गया। अब एक होता है टॉडलर्स नी। टॉडलर किसे कहते हैं, जल्दी बताओ? बच्चे लोग बोलते हैं 2 to 5 टॉडलर, छोटे बच्चे जो चार पैरों पे चलते हैं। हमारी एमबीबीएस की फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ लोगों को डीएच में बताया था, भ्रूण अवस्था में लाइफ स्टार्ट होती फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन से 70, 80, 90 साल तक की उम्र तक के सारे फेजेस बताए थे मैंने। तो उसमें बताया था कि नियोनेट किसे कहते हैं, इम्ब्रियो किसे कहते हैं, फीटस किसे कहते हैं, इन्फेंट किसे कहते हैं, टॉडलर किसे कहते हैं, प्री स्कूल एज ग्रुप 3 year old 1 से 3 साल। यस, फ्रॉम इन्फेंसी टू 3 years, फ्रॉम इन्फेंसी टू 3 years इज कॉल्ड टॉडलर and 3 to 5 is called preschool going age group. 5 to 10 is actually school age group, or before 12 is pre-pubertal, 12 to 13 is pubertal, and 13 to 18 is adolescence. ये सारी एज ग्रुप्स के अलग अलग नाम्स बताए थे मैंने। तो ये टॉडलर नी क्या होता है? 1 साल का बच्चा पहली बात तो फ्रीली नहीं चल पाएगा, सपोर्ट लेके टेबल को और दीवार को पकड़ के चलने की कोशिश करता है। दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। 1 साल पे किसी सपोर्ट को पकड़ के खड़ा होगा, 15 महीने पे सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाएगा, और 18 महीने पे छोड़ करके सब कुछ खुद से चलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन 2-4 कदम चलने पे गिर जाता है। और एक चीज देखी होगी, अंडर 2 years ऑफ एज का जो चाइल्ड है वो जब चलेगा तो वो अपनी टांगों को फैला के चलेगा। जो नॉर्मल एडल्ट वॉक है उससे काफी डिफरेंट होती है। दोनों पांव को फैला के क्यों चलता है, बताओ जल्दी से, कोई रीजन? जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे हो जाएगी, पहली बात तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरी चीज ये कि उसके अभी प्रॉपरली हड्डियां बनी ही नहीं है,
मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, वो ग्रोथ फेज में है। तो उस फेज में अगर तुम उसके नीज को देखोगे तो दे विल बी बोइंग ऑफ लेग्स। बोइंग ऑफ लेग्स का मतलब ये होता है कि एक टांग ऐसे जा रही है बच्चे की और एक टांग ऐसे जा रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बोइंग ऑफ लेग्स। समझ में आई बात? बोइंग ऑफ लेग्स यानी घुटने जो हैं बाहर की तरफ ऐसे आर्च्ड होंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह के नीज को कहते हैं, वी कॉल इट एज वेरस डिफॉर्मिटी, जीनू वेरस, ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ फेज में है तो ये नॉर्मल है। एडल्ट में अगर ऐसा होगा कि दोनों घुटने दूर पहुंच गए, एक दूसरे घुटने से अलग अलग हो गए, तो जीनू वेरस डिफॉर्मिटी हो जाती है। लेकिन ये चूंकि नॉर्मल है, सो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ नी इज कॉल्ड टॉडलर्स नी। आज मैंने 4 नी तुमको करा दी हैं, ये चारों नीज पता होने चाहिए, 3 एल्बो करा दिए, तीनों एल्बो पता होनी चाहिए। तो टॉडलर्स नी इज द बोइंग ऑफ द नी, गॉट इट। और एक बताएं, ये कंडीशन रिकेट्स में भी हो जाती है, ठीक है। अब एक नी और बता देते हैं, ये वाला है। इस तरह के नीज को क्या कहेंगे? दोनों नीज का कर्वेचर एक ऐसी अंदर, बीमारी होती है जिसमें हाँ? टांगें ऐसी हो जाती हैं। क्या? नहीं, मुड़ के देख। ये अगर दोनों नीज क्वाशोरकर में यूं हो जाती है, यूं आगे निकल, माल न्यूट्रिशन वगैरह होता है ना जो। अगर दोनों नीज अंदर आ जाएं, आपस में टकराएंगी, तो उनको कहेंगे नी नॉकिंग। और ये कंडीशन भी बहुत से लोगों में पाई जाती है, यानी कि ये प्री स्कूल एज ग्रुप में भी पाई जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स में अक्सर बच्चे आते हैं जिनके घुटने आपस में चलने में टकराते हैं। क्या बोल रहा है यार, साफ बोलो। हेलो, आपस में बात कर रहा हूँ। बोलते ही नहीं साफ। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नी नॉकिंग। तो तुमको हमने 5 टर्मिनोलॉजी बताई नी से रिलेटेड। अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बाकी हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन इन एडल्ट्स, इफ देयर इज दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी, दिस इज कॉल्ड जीनू वेरस। नाउ दिस इज कॉल्ड जीनू वेरस। जिसको हुआ और होने के वेरस कितने दिन हो गए? महीना 90 दिन मान लो। This deformity is Genu varus deformity, and this deformity is Genu valgus. This deformity is Genu valgus. So knee knocking is Genu valgus and bowing of legs is Genu varus. Adults में, ठीक है। उसमें सर क्या हुआ, थक गए? अटेंडेंस दे के छोड़ दें? नो सर, नो सर। माइनर नहीं बता दीजिए फिर सर। क्या बता दें? माइनर्स नहीं, माइनर्स नहीं, पूरी कहानी तो हम डिटेल में समझा रहे हैं, इसीलिए तुम अगर ध्यान से सुनना चाहो, ये सब वन टाइम इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, आगे टाइम नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा सिलेबस, समुंदर जैसा सिलेबस बाकी है। कब होंगी तुम्हारी 6-7 किताबें तो रखी होंगी, हिस्टोलॉजी की किताब, इम्यूरोलॉजी की किताब, न्यूरो एनाटमी की किताब, हेड एंड नेक, थोरैक्स, न्यूरो एनाटमी, एब्डोमेन, पेल्विस। कब करोगे? इसीलिए हम जब समझाते हैं उसी टाइम ध्यान से सुन लिया करो, बार बार मौका नहीं मिल पाएगा। तो माइनर्स नी क्या होता है, जैसे मैंने इसलिए बताया कि क्लर्जीमैन घुटने पे होगा, वही क्लर्जीमैन को कहो अगर घुस जाए उसमें माइंस के अंदर, तो जो घुसेगा गुफा में, तो वो घुटने के बल अंदर घुसेगा, तो घुटने में रगड़ तो आएगी ही, तो बरसा में इन्फ्लेमेशन आएगा। लेकिन अगर वहां कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें पस बन जाएगा, मवाद बन जाएगा, एब्सेस हो जाएगा। सो सच बर्साइटिस ड्यू टू इन्फेक्शन will be called minors beat knee। कुछ जगह लिखा होता minors beat knee, ठीक है। इंफ्रापटेलर में 2 रीजन है, अगर सिर्फ इन्फ्लेमेटरी है तो क्लर्जीमैन्स, अगर इन्फेक्टिव कॉज आ गया है तो माइनर्स नी, ठीक है।